आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। 1947 में तीन देश भारत, पाकिस्तान और चीन लगभग एक ही जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन आज 7 दशक बाद उनकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। सोचिए, शुरुआत एक जैसी लेकिन मंजिलें इतनी अलग, ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए सबसे पहले चीन की बात करते हैं। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसके हिसाब से चीन की कहानी असल में एक प्रैक्टिकल सोच और बिना रुके तरक्की करने की एक जबरदस्त मिसाल है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये फर्क शुरू होता है दोनों देशों की बुनियादी सोच से। एक तरफ भारत था जो आदर्शों और फिलॉसफी पर जोर दे रहा था, और दूसरी तरफ था चीन जिसका एक ही मकसद था, रियलिज्म और एक्शन, मतलब बातें कम काम ज्यादा। और देखिए, यही बात चीन की तरक्की का शायद सबसे बड़ा राज है। वो विश्वगुरु बनने के झूठे अहंकार में नहीं फंसे। उनका फोकस बड़ी बड़ी बातें करने पर नहीं बल्कि असल नतीजे देने पर था। और इसी जमीनी हकीकत वाली सोच ने उनकी जबरदस्त तरक्की की बुनियाद रखी। और ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, वो चीन की हर पॉलिसी में साफ साफ दिखाई देती है। एजुकेशन में तो एक देश एक सिस्टम लागू किया, टेक्नोलॉजी में तो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का डिजिटल वर्ल्ड, अपना इकोसिस्टम बना लिया। अच्छा, अब चीन से हटकर जरा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे देश ने अपनी पैदाइश के साथ ही एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो शुरू से ही मुश्किलों भरा था। पाकिस्तान का सफर शुरू से ही उथल-पुथल भरा रहा। पहले तो बंटवारा, फिर कुछ ही वक्त बाद फाउंडर जिन्ना का गुजर जाना और उसके बाद 1971 की वो भयानक हार। इन सब घटनाओं ने देश की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। और उस हार का, उस संकट का सबसे बड़ा सबूत है ये एक नंबर, 93,000। सोचिए, 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था, एक ऐसा जख्म जो शायद आज तक नहीं भरा। तो फिर पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम है क्या? इस विश्लेषण में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, बल्कि आर्मी के पास पाकिस्तान है। मतलब सेना का कंट्रोल इतना ज्यादा रहा कि देश का सियासी और सामाजिक विकास कभी खुलकर हो ही नहीं पाया। और यहीं पर प्राथमिकताओं का, यानी प्रायोरिटीज का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ भारत या चीन जैसे देश हैं जिन्हें बिल्डिंग्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, मतलब विकास चाहिए। और दूसरी तरफ इस विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान की प्राथमिकताएं कुछ बिल्कुल ही अलग दिशा में थीं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन देशों की कहानी नहीं है। ये विश्लेषण इन कहानियों को एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा बताता है, एक ऐसा खेल जो काफी हद तक कह सकते हैं कि मतलबी है। इसे ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह समझिए। यहाँ जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने दुश्मनों को बिजी रखने के लिए उनके लिए एक दुश्मन पालती हैं। जैसे अमेरिका भारत पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, और उधर चीन अमेरिका का ध्यान भटकाने के लिए नॉर्थ कोरिया का। तो जब दुनिया में इस तरह का खेल चल रहा हो, जहां हर कोई दूसरे को उलझाए रखना चाहता है, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या इन हालात में तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत मशहूर कहावत में छिपा है कि मैं ये तो नहीं जानता कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, पर वर्ल्ड वॉर 4 पत्थर और डंडों से लड़ा जाएगा। मतलब साफ है, अगला वर्ल्ड वॉर इतना तबाहकुन होगा कि इंसानियत को वापस पत्थर के जमाने में पहुंचा देगा। तो असल खेल कुछ और है। कोई भी सुपर पावर एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर नहीं चाहती, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है। लेकिन छोटे छोटे रीजनल झगड़े, उनको अक्सर हवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हथियार बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टॉर्च बेचने के लिए अंधेरे का डर दिखाया जाता है। अब आखिर में ये पूरा विश्लेषण घूमकर भारत पर आता है और उन अंदरूनी चुनौतियों पर नजर डालता है जो इस स्रोत के मुताबिक आज भी भारत को पीछे खींच रही हैं। इस विश्लेषण के अनुसार असल में एक भारत नहीं, बल्कि 2 भारत हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। और ये जो खाई है, ये सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बुनियादी चीजों में। जहां एक के लिए सब कुछ तुरंत हाजिर है, वहीं दूसरे को महीनों इंतजार करना पड़ता है। और यही देश की तरक्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। इस नाइंसाफी को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है।
सोचिए, आपने एक आदमी का पैर तोड़ दिया और दूसरे को और ताकतवर बना दिया और फिर दोनों को एक ही रेस में दौड़ा दिया। नतीजा क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। ये दिखाता है कि जब समाज में इतनी गहरी खाई हो तो बराबरी के मौके की बात करना ही बेमानी है। तो फिर कौन सी वो चीजें हैं जो भारत को रोके हुए हैं? इस विश्लेषण के हिसाब से लिस्ट काफी लंबी है। हमारा टूटा फूटा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी, हमारा झूठा अहंकार बिना असल इंडस्ट्रियल ताकत के, ये सब वो बेड़ियां हैं जो भारत के पैरों में पड़ी हैं। तो ये सब बातें हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि भारत का रास्ता, भारत का भविष्य क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत की जो पुरानी सोच है, जो आदर्शों पर टिकी है, वो आज के प्रैक्टिकल और सच कहें तो बेरहम दुनिया में एक कमजोरी बन गई है। जब दूसरे देश सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, तब भी भारत अपने उसूलों से बंधा रहता है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी देश की बुनियाद ही, उसकी सोच ही उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो, तो क्या अपनी पूरी ताकत को पाने के लिए उसे अपनी उस सोच को बदलना पड़ेगा? ये सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, ये सवाल पहचान का है, वजूद का है और हमारे आने वाले कल का है।